So hello everyone, this side Vivek, welcome to in classroom, right? So we have started the last lecture, this friction concept, right? So in the today's lecture, we will cover the concept of the friction properly with the help of a certain applications जिसके थ्रू हमें सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियरली पता चलेंगे, ठीक है ना. सो देखते हैं सभी लोग. सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट है, एक हमारे सामने एक वीडियो है, वी हैव टू ऑब्जर्व इट एंड आफ्टर दैट वी विल डिफाइन द कंसेप्ट, राइट. लास्ट लेक्चर में मैंने सब लोगों को बताया था फ्रिक्शन के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं. फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द सरफेस शुड बी रफ, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट रिलेटिव मोशन शुड बी देयर इफ द सरफेस वी आर टेकिंग एज अ स्मूथ. अगर हम सरफेस को स्मूथ मान लें तो उस सिचुएशन पर रिलेटिव मोशन होना जरूरी है. इफ देर इज नो रिलेटिव मोशन इट इज नॉट पॉसिबल. कि क्या उपाय बताओ वहां पर सभी लोग? ये पॉसिबल नहीं है कि फिर वहां फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आएगा. तो दो चीजें मैंने बताई थी. उससे पहले मैं क्लास स्टार्ट करूं उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लास्टली डिस्कस कर दे रहा हूं, फिर उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे. पहला इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखो सभी लोग, क्या है? तो फर्स्ट थिंग विच वी हैव डिस्कस्ड, राइट. क्या हमने पहली चीज पढ़ी थी? तो मैंने बताया था सब लोगों को फर्स्ट चीज के बारे में कि तीन चार सिचुएशंस थी. पहली सिचुएशन ये थी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, राइट, सरफेस है और रफ सरफेस है बट कोई फोर्स ही नहीं है, तो देयर विल बी नो फ्रिक्शन फोर्स. कोई फ्रिक्शन फोर्स ही नहीं होगा. रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि इस बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो इस पर कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा. इसके बाद मैंने सेकेंड केस के बारे में बताया था सब लोगों को. सेकेंड केस में मैंने बोला था कि इफ दिस इज अ मास एंड दिस इज अ सरफेस विच इज द रफ सरफेस है, राइट, और इस पर फोर्स लग रहा है, तो इट इज 101% ट्रू. इट इज 101% ट्रू. व्हाट विल बी द सिचुएशन हियर? राइट, बिकॉज यहां पर कोई भी यहां फोर्स है बट ये कोई जरूरी नहीं है कि फ्रिक्शन किस टाइप का होगा, बट ये 101% ट्रू है. द फ्रिक्शन फोर्स विल बी देयर. देयर विल बी ऑलवेज फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स तो होगा ही होगा. इज इट क्लियर और नॉट? देयर विल बी अ फ्रिक्शन फोर्स. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट which type of friction force is there, this object, this mass will moving or not, it will be at rest or it will be moving, ये हमें पता नहीं है. हमें ये नहीं पता है कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा. समझ में आ रहा है ना? जैसे कि मैं अगर बात करूं कि मैं अगर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अपने पास में रखता हूं, तो फॉर एग्जांपल दिस इज अ रिमोट इज देयर, राइट. इफ वी आर पुटिंग दिस रिमोट ऑन माई हैंड, राइट, आई एम अप्लाइंग द फोर्स एयर. देखो सभी लोग, फोर्स में लगा रहा हूं, देखो इधर, बट ये जो रिमोट है वो चल नहीं रहा, राइट, बिकॉज देर इज अ फोर्स विच वॉन्ट्स टू चेंज द स्टेट बट इट इज नॉट एबल टू चेंज द स्टेट ड्यू टू द फ्रिक्शन. समझ में आ रहा है? बट ये अगर चलने लग रहा है तो भी फ्रिक्शन है. समझ में आ रहा है कि नहीं सभी लोगों को? तो फ्रिक्शन दोनों सिचुएशन पे है, व्हेन इट इज मूविंग, व्हेन इट इज नॉट मूविंग, राइट. अगर ये मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन कम है वहां पर, और अगर मूव नहीं कर पा रहा है इसका मतलब फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा कि वो ऑब्जेक्ट को मूव करने नहीं दे रहा है, राइट. सो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन देयर विल बी टू कंडीशंस आर देयर. यहां पर दोनों चीजें हैं. सबसे पहली चीज है सरफेस रफ है, और दूसरी चीज है फोर्स की वजह से. किसकी वजह से? ड्यू टू द फोर्स रिलेटिव मोशन भी होने वाला है, राइट. रिलेटिव मोशन होने वाला है. तो दो चीजें, या तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, दिस मास विल बी एट रेस्ट, मास विल बी एट रेस्ट. सेकेंड सिचुएशन होगी जस्ट स्टार्टिंग द मोशन. मोशन को जस्ट स्टार्ट करने वाला है, और या क्या कहेंगे, इट विल स्लिप. तीन डिफरेंट केसेस बनेंगे. केस फर्स्ट, केस सेकेंड एंड केस थर्ड.
यहां पर तो सारी बात ही खत्म हो गई थी, कोई फ्रिक्शन फोर्स ही नहीं था, बट यहां फ्रिक्शन फोर्स है। बट ये इस केस के हिसाब से डिसाइड होगा कि विच अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स विल बी। इसका मतलब है यहां से हमें यह पता चला कि पहली कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन फोर्स है, रिलेटिव मोशन है, तो इस चीज का ठप्पा लग गया है। इट इज 101% ट्रू। व्हाट इज द थिंग हियर कि फ्रिक्शन फोर्स तो होगा ही होगा, यस और नो, फ्रिक्शन फोर्स तो होगा ही होगा, बट कितना होगा ये किसी को पता नहीं। व्हाट अमाउंट ऑफ फोर्स विल बी देयर ये पता नहीं। राइट, so that is the important thing here which I am discussing to you all। यार मैं इतनी बार बोलता हूं तुम लोग। So what I was telling to you all, there will be a situation। बच्चा आप लोग थोड़ा सा, राकेश कौन है पता नहीं है, मैं बोला हूँ क्लास से मैं बाहर भगा दूंगा, भगा दिया मैंने क्लास से बाहर। अगर कोई भी क्लास में इस तरीके से अननेसेसरी के कमेंट्स करेगा, आई विल रिमूव फ्रॉम द क्लास। राइट, भाई नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, घर पे बैठो जाकर। So what I was telling to you all, if you are making a, हाँ मेरी वॉइस आ रही है अब। तो कुछ बच्चे हैं ऐसे जो क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, आई हैव ऑलरेडी रिमूव इट, और मैं अब क्लास में नहीं एंटर करूंगा। आगे से ध्यान रखना सभी लोग, हम सीखने आए हैं, पढ़ने आए हैं, तो यू हैव टू थिंक, राइट। अगर आप अननेसेसरी की चीज़ें करोगे तो आई विल रिमूव फ्रॉम द क्लास। में हटा दिया उस बच्चे को। देखो इधर सभी लोग, तो देर इज अ फर्स्ट केस व्हेन देर इज अ ओनली रफ सरफेस इज देयर, नो रिलेटिव मोशन। तो पहली बात तो सेटिस्फाई हो गई, दूसरी बात सेटिस्फाई नहीं हुई, इस वजह से यहां फ्रिक्शन फोर्स ही नहीं है। यहां पर सेटिस्फाई हो गई तो फ्रिक्शन होगा, बट कितना होगा ये क्लियर नहीं है। इसके लिए हमारे पास में तीन डिफरेंट केसेस है। तो ये तीन डिफरेंट केसेस कैसे बनते हैं? विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन। हम जो ये नेट फोर्स लग रहा होता है इस पर अलोंग द सरफेस, उसका कंपैरिजन करते हैं हम। अगर नेट फोर्स अलोंग द सरफेस, मतलब जो सरफेस है उसके अलोंग जो नेट फोर्स हम लगा रहे हैं विदाउट कंसीडरिंग द फ्रिक्शन, राइट, विदाउट कंसीडरिंग द फ्रिक्शन, जो नेट फोर्स हम लगा रहे हैं वो, अगर हम फोर्स की बात करें और अगर वो फोर्स कम पड़ जा रहा है फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से, सो दैट विल बी इन अ केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में वो चीज हो, राइट। व्हाट विल बी द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स? इसको बोलते हैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। को मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, और इसी का ही नाम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स भी होता है, राइट। दैट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। दिस इज द मैक्सिमम फोर्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू होगी म्यू एस इंटू एन। व्हाट इज द म्यू एस?
static friction coefficient. What is the N? N is the normal reaction force. तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की अगर हम बात करें तो ये वो फोर्स होता है विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट? So what is the perpendicular surface force is there? If the mg is acting downward, then normal reaction will acting upward, right? समझ में आ रहा है सभी लोगों को? तो जो भी नॉर्मल रिएक्शन होगा ये सरफेस डिसाइड करेगा कि विच इज द नॉर्मल रिएक्शन, राइट? When you multiply the normal reaction with the static friction coefficient, you will get maximum friction force value. And if you comparing this maximum friction value with the net force acting on the body without considering the friction, अगर हम इसे कंसीडर करते हैं तो समझ जाओ कि वो स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब मास जो है वो रेस्ट पर है, मास जो है वो रेस्ट पर होगा। और अगर जस्ट स्टार्टिंग दी मोशन की सिचुएशन की जरूरत है तो यहां पर एफ नेट फोर्स जो है अलोंग द सरफेस जो है वो बराबर है फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के। और जब स्लिप वाली सिचुएशन आती है तब नेट फोर्स अलोंग द सरफेस जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा फ्रिक्शन की मैक्सिमम। तो ये जो तीनों केस हैं ये जस्टिफाई कंपैरिजन के हिसाब से होंगे। If you are comparing the two things, this is the force which is acting on the along the surface, net force, दूसरा maximum friction force की वैल्यू, और इसमें से जो जिस सिचुएशन में आएगा वो केस होगा। केस फर्स्ट अगर रेस्ट है तो एक्सीलरेशन 0 होगा, चल ही नहीं रहा होगा, वो रेस्ट पर होगा। और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो इट विल मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, यस और नो? इट विल मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, will move with a constant velocity, right? यहां तक समझ में आ गया सभी लोगों को? वेरी गुड। तो व्हाट आई एम टेलिंग टू यू ऑल, यहां पर एक्सीलरेशन 0 नहीं होगा, बट यहां पर एक्सीलरेशन 0 होगा। जस्ट स्टार्ट द मोशन की बात हम कर रहे हैं, राइट? तो हमें चलने और ना चलने की चीजें तो क्लियर हो गई। यहां पर नहीं चलेगा, यहां पर चलने की कोशिश करेगा, चलने वाला होगा, चला नहीं होगा, यहां चलने लगेगा, यहां एक्सीलरेट हो जाएगा, राइट? आ रहा है समझ में सब लोगों को? इज इट क्लियर टू ऑल? अब हम आगे देखते हैं इन तीनों केसेस को। आप सब लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि मैं आगे बढ़ पाऊं। हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट जिससे हम तीनों केसेस को एक बार सेपरेट समझा दें। ठीक है, डन? कहां पर एक्सप्लेन करना है बच्चा, कहां पर आशीष एक्सप्लेन करना है? देखो, पहली बात तो समझ में आ गई कि फ्रिक्शन फोर्स तब होगा जब दोनों चीजें आएंगी। पहली चीज रफ सरफेस होना चाहिए, दूसरी चीज है कोई एक ऐसा फोर्स जरूर होना चाहिए जो उसको चला सके, राइट? जो उसको चला सके, रिलेटिव मोशन दे सके। इफ देर इज नो फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द सरफेस देर विल बी नो रिलेटिव मोशन एट ऑल। सो व्हाई द फ्रिक्शन फोर्स विल कम इनटू द पिक्चर? भाई अगर तुम्हारे घर के सामने कोई दुश्मन है ही नहीं, कोई हमला कर ही नहीं रहा है, तो तुम जबरदस्ती बाहर बंदूक लेके खड़े हो जाओगे? नहीं खड़े होगे ना भाई। तो वही यहां पर भी बात है, ये मास रफ सरफेस होने के बावजूद भी क्यों फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा? भाई नहीं लगाएगा ना, क्योंकि कोई है ही नहीं जो हमला करे। जब हमला करने वाला आएगा और रफ सरफेस होगी तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा होगा। अब ये कैसे डिसाइड होगा? ये 3 डिफरेंट केसेस बन जाएंगे। पहला केस, अगर फोर्स दुश्मन कमजोर है, दुश्मन की वैल्यू कम है, तो फिर वो नहीं चला पाएगा, नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि लड़ाई में सिंपल सी बात है कोई नहीं जीतेगा। दूसरी बात है दुश्मन ने बिल्कुल डायरेक्ट हमला किया और बराबर हमला हुआ, मैच ड्रॉ हो गया, कोई नहीं लेकर जा पाया इसको। तीसरे केस में जब दुश्मन अपनी बड़ी पावर के साथ हमला करता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हमला करता है, तो उसको लेके चला जाता है विद द हेल्प ऑफ एक्सेलरेशन। आई थिंक इज इट क्लियर टू ऑल? चलो, वेरी गुड। सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड। अब हम केस फर्स्ट की अगर हम बात कर रहे थे बच्चा,
अगर मैं केस फर्स्ट की बात कर रहा था, तो यहां पर मैंने क्या बात बोली कि एक्सीलरेशन जो है वो 0 होगा, पहली बात, सॉरी, द एफ नेट फोर्स along the surface is less than the friction maximum value, तो एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा उस जगह पर, उस फ्रिक्शन की वैल्यू जस्ट इक्वल टू किसके होने वाली है, उस फोर्स के जो तुम लगा रहे हो, राइट। हेयर द फ्रिक्शन विल नॉट अटैक द मैक्सिमम वैल्यू, राइट। समझना मेरी बात को बहुत गौर से। इफ दिस इज अ ऑब्जेक्ट एंड मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ रही है 10 न्यूटन, एंड इफ यू आर अप्लाइंग ओनली 2 न्यूटन फोर्स, अगर तुम 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो तो बताओ नेट फोर्स 2 हो गया और मैक्सिमम फ्रिक्शन 10 हो गया, तो 210 से लेस है ना, तो इसका मतलब है केस फर्स्ट की बात हो रही है। अब अगर तुमने 2 न्यूटन से हमला किया तो फ्रिक्शन क्या करेगा, 2 न्यूटन के ही फोर्स से क्या करेगा, अपोज करेगा। सिंपल सी बात है, अगर दुश्मन तुम्हारे ऊपर एक बार हमला करता है तो तुम एक बार हमला करोगे, बिकॉज यू आर लिमिटेड। समझना मेरी बात को, वो अनलिमिटेड है, तुम लिमिटेड हो। तुम्हें सोच समझकर फैसले लेने पड़ेंगे। उनकी तरफ से क्या है भाई, उनकी तरफ से एकदम से कोई हमला हुआ और उस हमले में क्या हो गया बताओ सभी लोग, एकदम से उन्होंने पहली बार चीजें थोड़ी सी करी, तुमने एकदम से बहुत सारी कर दी, तो उससे कोई फायदा नहीं है ना। ऑब्जेक्टिव हमारा ये है, हमें हर हालत में इसको लेके नहीं जाने देना है बस, राइट, बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट इज विथ द फ्रिक्शन। अब देखो इधर, तो जब 2 न्यूटन लगाओगे तो फ्रिक्शन ये सरफेस लगाएगी और उसे पता है कि उसकी जेब में 10 रुपए, 10 वैल्यू है उसके पास, बट दुश्मन ने तो 2 की वैल्यू से हमला किया है, दुश्मन ने 2 की वैल्यू से हमला किया है, तो मुझे भी 2 ही की वैल्यू से हमला करके दुश्मन का मुकाबला करना चाहिए, बजाय इसके कि हम 10 की वैल्यू लगा दें। यार यस और नो, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? जब 2 की जरूरत है तो 10 क्यों लगाएंगे भाई? तो यहां पर अब 2 किधर लगाया जाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। 2 किधर लगाएं? क्या स्क्रीन क्लियर नहीं है क्या? स्क्रीन नहीं क्लियर है क्या? एक बार रिफ्रेश कर लो सब। सही है, अब सही है, ओके। नाउ इज इट विजिबल टू यू? Okay. So if the force which is acting at a 2 Newton and the maximum friction force value is 10 Newton, right? So what is happening here? The friction will apply a value of 2 Newton in opposite to the net force, because the friction wants to stop the block with the help of the value. अगर उसके पास 10 है तो उसमें 2 का यूज करके का मुकाबला कर लेगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। आ गया होगा। तो यहां पर फ्रिक्शन की वैल्यू नेट फोर्स अलोंग द सरफेस के बराबर होगी। डायरेक्शन की बात करें, अपोजिट होगा, राइट, डायरेक्शन अपोजिट होगा। ये पहला केस क्लियर हो चुका है मेरे ख्याल से। अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन है, यहां पर हमारा नेट फोर्स लग जाएगा अलोंग द सरफेस, फ्रिक्शन है इधर की तरफ लग जाए, पास को बैलेंस, एक्सीलरेशन कोई नहीं देगा, इट विल बी एट रेस्ट। सेकेंड केस की अगर हम बात करें, केस 2 की अगर बात करें,
केस 2 में हमने पढ़ा कि नेट फोर्स जो है along the surface और वो बराबर है फ्रिक्शन। एट दैट सिचुएशन द एक्सीलरेशन इक्वल टू 0। जस्ट स्टार्ट मोशन की बात करेंगे, हाँ रेस्ट की बात करेंगे। ये जो फ्रिक्शन होगा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, यहां पर जो फ्रिक्शन आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू के साथ लगेगा, दैट इज इक्वल्स टू द यूएस इंटू एन। और मैंने यहां पर तुम्हें बताया था इट विल बी अपोजिट का। क्लियर और नॉट? आज तक समझ में आ गया सभी लोगों को? ठीक है, यहां पर ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, ये स्टैटिक फ्रिक्शन था, केवल स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स था। ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, ये केवल स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, यहां पर ऑब्जेक्ट क्या होगा? चलने वाला होगा, जस्ट स्टार्ट करने वाला है मोशन, बट अभी चल नहीं रहा। थर्ड जो केस होगा ये समझने वाला है, केस नंबर थर्ड, इसमें एफ नेट की वैल्यू जो है वो अलोंग द सरफेस जो है ग्रेटर देन है की मैक्सिमम। अगर ये इससे ज्यादा होगा, दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन एक्चुअली, द फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा बताओ? काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर। फ्रिक्शन फोर्स हियर विल बी द काइनेटिक फ्रिक्शन। पांसु क्या हुआ? क्यों सर, क्या कह रहे हो? आर यू क्लियर इट? समझ में आया सब तुम्हें? जल्दी जल्दी बताओ सभी लोग। चलो, तो फ्रिक्शन जो यहां पर है वो काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। अब ये स्टैटिक नहीं रह गया, अब स्टैटिक नहीं रह गया ये, अब ये काइनेटिक हो गया है। और काइनेटिक की फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होगी दैट विल बी म्यू के इंटू एन। म्यू के हो जाएगा, इट विल बी द म्यू के, it will be the mu k, right? Mu k will be the force here. Mu k is the kinetic friction coefficient. काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशियंट है। और म्यू एस क्या था? म्यू एस क्या था बताओ सभी लोग? म्यू एस क्या है? म्यू एस, म्यू एस था स्टैटिक कोफिशियंट। और जो म्यू एस की वैल्यू होती है वो म्यू के से ज्यादा होती है, बात ध्यान रखना। कुछ भी विजिबल नहीं है क्या किसी को? एवरीथिंग इज विजिबल और नॉट? बच्चा आई एम लकी जो है भाई, जो भी है वो एक बार आप दोबारा से चेकआउट कर लो, तुम्हारा नेटवर्क रीजन कम होगा। देखो इधर सब लोग, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है, पर नेट फोर्स हम इधर लगा रहे हैं, एफ नेट लॉन्ग द सरफेस हम लगा रहे हैं। और जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, फ्रिक्शन है सॉरी, वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, विच इज राइट। ये मास है मैं। अब सुनो सभी लोग, ये ज्यादा है इससे, तो ये इधर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, तो ये फिर एसिलरेट करेगा इधर की तरफ। द एसिलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, नेट फोर्स अपॉन मास, नेट फोर्स हो गया along द सरफेस माइनस का फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय मास, राइट? यहां तक समझ में आ गया सभी लोगों को?
ऑडिबल टू ऑल? ये सब कुछ दिख रहा है? नाउ आई एम ऑडिबल? ठीक है, ओके देखो इधर सभी लोग, अब यहां तक हमने तीनों केसेस आपके सामने कर दिए। एक केस है रेस्ट वाला, एक केस है जस्ट स्टार्ट वाला, और एक केस है स्लिप होने वाला, जहां एक्सीलरेशन की वैल्यू है नेट फोर्स माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय मास। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से फास्ट, के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। You have to do question fast, do. Okay. मैंने नोट कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग आगे की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। डन, सबका हो गया है, सभी लोग अभी मान के चल रहे हैं हो गया, नहीं हो गया तो वीडियो में बाद में देख लेना रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है। आगे देखो सभी लोग, अब हमें इस वीडियो को देखना है। यू हैव टू विजुलाइज हियर। तो यहां पर एक ग्लास है, दिस इज अ पेपर वेयर वी आर पुटिंग द ग्लास। व्हाट इज हैपनिंग हियर, यू हैव टू लिसन केयरफुली। जब हम एकदम झटके से ग्लास कागज को पीछे की तरफ खींचते हैं तो ग्लास वहीं का वहीं रहता है, इट इज नॉट मूविंग। देख रहे हो, ग्लास मूव नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम इसको धीरे धीरे लाएं, देख रहे हो पेज के साथ ग्लास चल रहा है, यस और नो? whenever we are pulling this page slowly, the glass is moving backward. So you have to visualize here, there is a two situations are there. First, in which we are applying the force suddenly. Second case, whenever we are applying the force in a slow manner, right? There is a two different situations are happening. In a first situation, glass was at rest, and second case, glass is moving along with the paper. आपके सामने दो क्वेश्चन दिए गए हैं, आपके पास सामने ये क्वेश्चन दिया गया है, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। स्टेटमेंट 1, ए क्लॉथ कवर्स अ टेबल, सम डिशेज आर केप्ट ऑन इट। हमारे पास डिशेज तो नहीं थी, लेकिन हमारे पास में एक ग्लास था, ठीक है ना। द क्लॉथ कैन बी पुल्ड विदाउट डिसलॉजिंग द डिशेज फ्रॉम द टेबल। पहला केस था जिसमें हमने क्या देखा कि क्लॉथ को जब हम पीछे की तरफ ला रहे हैं तो वो कुछ भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर रहा है डिशेज के साथ। Statement 2, for every action there is an equal and opposite reaction. So there is a two statements are there. बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट 1। ऑप्शन बी स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। करेक्ट आंसर एक्सप्लेन करो सभी लोग, क्या होगा? And option C, statement 1 is true but statement 2 is false. B, सब लोग यहां से गौर से देखें, B क्यों सही है? क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, बट दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ये अपनी डिफरेंट बात बोल रहा है, ये न्यूटन थर्ड लॉ की बात बोल रहा है, बट इट इज रिलेटेड टू द न्यूटन फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, राइट? वी आर सेइंग न्यूटन फर्स्ट लॉ। हाँ, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ दो आएगा इसमें, दोनों लॉ को हम समझेंगे कि हम लोग शायद फर्स्ट लॉ को प्रॉपर नहीं समझते हैं, इस वजह से गलतियां होती हैं हमसे, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट सेकेंड लॉ दोनों को काउंटर करेगा, और एक सिचुएशन हमारी ऐसी है जिसमें थर्ड लॉ है। तो स्टेटमेंट 2 इज 1 इज ट्रू, 2 इज ट्रू, बट 2 इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आंसर तो हमारा हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर, राइट? बी इज द करेक्ट आंसर।
अब हुआ कैसे ये समझने की जरूरत। तो एक जगह पर लग रहा है लॉ ऑफ इनर्सिया, एक जगह लग रहा है लॉ ऑफ इनर्सिया और दूसरी जगह लग रहा है फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट। दो चीजें लग रही हैं यहां पर, देयर इज अ टू थिंग्स आर देयर। तो अगर हम फर्स्ट केस की बात करें, जब हमारा ग्लास है, दिस इज अ टेबल एंड इफ वी आर यूजिंग द क्लॉथ, अगर हम क्लॉथ यूज कर रहे हैं यहां पर, is it clear or not? And if we are pulling this cloth, फिर इस क्लॉथ को हम क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, बट ये फोर्स जो है वो बहुत फास्ट लग रहा है, सडन फोर्स है। तो अगर ये सडन फोर्स होगा तो ड्यू टू इनर्सिया ऑफ ग्लास, मीन्स यू कैन से it will be at same state। अब ऐसा कौन जस्टिफाई करता है, लॉ ऑफ इनर्सिया। लॉ ऑफ इनर्सिया को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ, कौन सा, फर्स्ट न्यूटन्स लॉ, और नो। वेट अ 1 मिनट बच्चा, थोड़ा सा क्या बताऊं मैं, सिस्टम जो है यहाँ का सही, मेरे हाथ में भी नहीं, मैं कुछ खराब हो तो सही कर दूं, वो सिस्टम ही। ओके, एवरीथिंग इज फाइन नाउ। चलो, तो फर्स्ट केस पे हमने क्या देखा कि when this cloth is pulling outward very fast, very sudden, so what is happening actually here, ये चीज अपने इनर्सिया की वजह से, मान लो इसमें वाटर फिल है और इसका अपना खुद का मास है, तो अपने पास इनर्सिया होगा। जैसे भाई जब हम बस में बैठे होते हैं और अचानक से ब्रेक लग जाती है, तो वुट वेयर वी आर मूविंग, एक्चुअली वी आर मूविंग फॉरवर्ड, बिकॉज वाई, हम शुरुआत में कैसे थे बताओ, मूव कर रहे थे, तो हम अभी भी मूव करना चाहेंगे, बट ब्रेक तो बस में लग गया ना। वेरी गुड। So here the problem is resolved in the first case, case first. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ में यही कहता है कि whenever a body is at rest, always will be at rest until and unless there is an external force are acting or not। अब हम कहेंगे कि इस ग्लास पर इस जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से यहां पर क्या हो रहा है बताओ सभी लोग, फोर्स लग ही नहीं पा रहा है, राइट। फोर्स जो है वो इस ग्लास पर लग ही नहीं पा रहा है, इसी वजह से वो अपनी स्टेट चेंज नहीं कर पा रहा, राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं, विल टेक टाइम। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहां पर नहीं आएगा, यहां कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की कोई जरूरत नहीं है, राइट। वाई देयर इज अ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट क्लियर है, देयर इज ए लॉ ऑफ इनर्शिया ओनली।
कंसेप्ट विच इज बिहाइंड इट, लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ओनली. ठीक है, अब हम दूसरा केस देखेंगे, सिमिलर सिचुएशंस की बात करेंगे. देयर इज अ ग्लास, there is a cloth is there, and there is a press and it. अब हम क्या करने वाले हैं, इस ग्लास में वाटर फिल है, मैंने इस पर फोर्स अप्लाई किया और ये फोर्स स्लोली लगा रहे हैं. अब हम फोर्स को धीरे धीरे अप्लाई कर रहे हैं. अब जब हम धीरे धीरे फोर्स अप्लाई करेंगे, व्हाट विल हैपन हियर, यू हैव टू थिंक अबाउट इट. देयर विल बी अ फ्रिक्शन फोर्स. वाई, देखो इधर सभी लोग, होगा क्या, जब हम कपड़े को पकड़कर क्लॉथ को खींचेंगे इस तरीके से धीरे धीरे, तो अब सिंपल सी बात है, ये ग्लास और इस कपड़े के बीच में रफ सरफेस होगी. जब रफ सरफेस होगी तो क्लॉथ आगे जाने की कोशिश करेगा. क्लॉथ कहां पर जाने की कोशिश करेगा, आगे जाने की कोशिश करेगा. बट ये जो कपड़ा है वो उस क्लॉथ को आगे जाने नहीं देगा. इज इट क्लियर और नॉट. तो अगर मैं यहां पर इस ग्लास को, इस कपड़े को ड्रॉ करूं और इस सरफेस को भी ड्रॉ करूं, तीनों अगर अलग अलग कर दें तो हमें समझ में आएगा कि कौन किस पर क्या फोर्स लगा रहा है. तो जब ये आगे जाने की कोशिश करेगा, बिकॉज यू आर अप्लाइंग द फोर्स इन द क्लॉथ, देन दिस glass filled glass water will not allow this cloth to move in that direction. Then what will happen, actually it will apply a force on the surface of the cloth, right, in that direction, that will be called as friction. आ रहा है समझ में सब लोगों को. सिमिलरली बिकॉज क्लॉथ और ग्लास का सरफेस अलग होगा और क्लॉथ और मेज जो टेबल है उसका सरफेस अलग होगा. कह रहे यस और नो. भाई इसका सरफेस अलग है और इसका सरफेस क्या है, अलग है, नहीं है क्या. तो ये दोनों की जो सरफेस है उसके हिसाब से फ्रिक्शन इधर आ गया जो आना था. इनकी जो सरफेस रफनेस होगी उसके हिसाब से ये भी सपोर्ट भी इसको आगे जाने नहीं देगा, रोकेगा. कहेगा भाई कहां जा रहे हो, हम तीनों लोग साथ में थे, वी आर द फ्रेंड्स, राइट. तीनों कहेंगे हम तीनों के तीनों साथ थे, अच्छा खासा चल रहा था यार, तुम कहां जा रहे हो. फोर्स क्लॉथ को लेके जा रहा है, दूसरा कोई आया उसके चक्कर में क्लॉथ जा रहा है तीनों को छोड़ के, तीनों लोगों में बीच फूट रही. समझ में आ रहा है कि नहीं. तो ये दोनों लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लॉथ सॉरी टेबल एंड द ग्लास विल स्टॉप द क्लॉथ टू मूव फॉरवर्ड, राइट. ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा और ये भी इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा. बट ये फ्रिक्शन अलग फ्रिक्शन होगा, इस वजह से हम इसके ऊपर डैश लगा दे रहे हैं. ये नहीं आ रही है क्या आवाज.